जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर शहबाज अली ख़ान। सबसे पहले जो आज मैं बात करना चाहूँगा उसमें ये है कि जैसे कि मैं पहले आपको गाइड करता था कि कैफेटेरिया एरिया एरिया में या कैंपस में कहीं भी अगर आप के पास कोई रैपर हो या कोई बॉक्स हो या कोई खाली एम्प्टी बॉटल हो तो आपने उसको ऑलवेज जो डस्टबिन है ब्लू कलर के बॉक्सेस लगे हुए हैं बड़े वाले, तो उसमें आपने ऑलवेज उसको डिस्पोज करना है और अपने कैंपस को क्लीन रखना है। ये सबसे बड़ी बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट हमें ये चीज़ अपने माइंड में बिठानी है और ऑलवेज हमें इस बात को अपने फेलोज़ को भी बताना है और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताना है और उनको भी यही उनकी काउंसलिंग करनी है कि हमने अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है, अपने कैंपस को साफ सुथरा रखना है, खुद को भी साफ सुथरा रखना है और अपनी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाइजीन कंट्रोल। और दूसरा ये है कि अगर आप लोगों के पास हैंड सैनिटाइज़र है तो हैंड सैनिटाइज़र भी थोड़ा सा अपने साथ बैग में रखें। और दूसरा ये है कि हैंड वॉश अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हैंड वॉश भी आपके पास होना चाहिए और उसको आप जब भी आपने मतलब कोशिश करें कि अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करें। और दूसरा ये है कि मास्क को लगाने की हैबिट बनाएं, मास्क को रेगुलरली लगाएं। और यू मस्ट हैव द मास्क, आपके पास मास्क होना चाहिए आपके बैग्स में। और एक दो मास्क अपने साथ लाजमी रखें और अपने पास। और कोशिश करें कि जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर हों तो मास्क पहन लें और मास्क को बिल्कुल भी मत उतारें अनलेस अदरवाइज आपने कोई पिक्चर बनवानी है या आपने कुछ कहीं और मतलब पिक्चर बनानी है तब मास्क उतार लें, अदरवाइज मास्क को पहना रहने दें। किसी क्लास में जाना है, ऑफिस में जाना है तो यूजुअली ये होता है कि टीचर्स के ऑफिसेज में या स्टाफ रूम्स में जब आप जाते हैं तो मास्क को भी पहन के जाएं और मास्क आपका लाजमी होना चाहिए और आप थोड़ा फासला रखें अपने टीचर्स से, थोड़े डिस्टेंस पे रहें क्योंकि मुल्क में जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन फिर से ख़राब होती जा रही है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें खुद से एहतियात करनी है और मास्क को रेगुलर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और फ्रेंड्स और फेलोज़ आपस में करीब होके मत बैठें। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सबको यही रिकमेंड करूँगा और हैंड वॉश करते रहें अपने और साफ़ सुथरे होके आएँ रेगुलरली, शावर लें, रेगुलरली साफ़ कपड़े पहनें और साफ़ कपड़े पहन के ही आप कैंपस आएँ। ठीक है, अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे और यूनिवर्सिटी आने से परहेज करें। इट डजेंट मीन कि आप बिला वजह यूनिवर्सिटी ना आए। अगर कोई हेल्थ इशू है तो अपने टीचर, कंसर्न टीचर को लाजमी इन्फॉर्म करें और बिफोर टाइम उनको बताएं, अपना हेल्थ कंडीशन बताएं और किसी किस्म का लेम एक्सक्यूज ना करें। ये तो होगी बात जो जो करंट सिचुएशन चल रही है हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से, तो ये बात उसके रिलेटेड होगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग ऑनेस्टली जो मैं वीडियो आपको लेसन की भेजता हूँ उसको ऑनेस्टली प्लीज़ उसको सुने, समझें, देखें और बगैर किसी खौफो खतरे के आप मुझे बता सकते हैं वॉइस मैसेज के थ्रू कि मुझे आपको किस टॉपिक की, किस वर्ड की, किस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई। आप लोगों को बिल्कुल भी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर नहीं वॉइस मैसेज कर सकते, आप कॉल नहीं कर सकते, हेजिटेंट हैं तो आप
टाइप कर दें। आप मैसेज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, इसी ग्रुप पे ही मैसेज करें कि मुझे इस वर्ड की या कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, तो मैं आपको उसके अगेंस्ट वॉइस मैसेज में ही आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट में जो डिस्कशन हुई है, उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि आपका एक लेसन हम कैंपस पे भी रखेंगे। हर हफ्ते में एक लेसन आपका कैंपस पे रखेंगे। इट डिपेंड्स, अभी बात फाइनलाइज नहीं हुई कि उस लेसन की का ड्यूरेशन हमने कितना रखना है। तो होपफुली एक 1 आवर का लेसन जो है वो होपफुली आपका कैंपस पे होगा। हो सकता है आपका 1.5 आवर का लेसन जो है वो कैंपस पे हो। ये आपको टाइम टेबल जब फाइनलाइज होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, और आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली अटेंडेंस को मेंटेन करना है। और दूसरी बात यह है कि जो लेसन हमारे इस तरह वीडियो की शक्ल में आपको दिए जाएंगे, जो मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, आपने उस वीडियो को ऑनेस्टली देखना है। ऑनेस्टली देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्ट का मतलब ये है कि आपने बहुत खुद को, अपने आप को डिसीव नहीं करना। बेसिकली जब आप नई वीडियो को देखते हैं, आप टीचर को नहीं डिसीव कर रहे होते, आप अपने आप को डिसीव कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें आपका ही फ़ायदा है, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट इस तरह का है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ नोट्स पे रिलाय करें और नोट्स देख लें और उसको याद कर लें या रट्टा लगा लें और उससे आप एग्ज़ाम पास कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इसको अच्छे से, अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स वीडियो में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो को थॉरोली देखें, समझें, देन यू कैन बी एबल टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चन इन योर एग्जाम। समझ आ रही है बात की? आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट्स को वीडियो में से समझेंगे, फिर उसका फायदा होगा, फिर आपको नोट्स के जरिए पढ़ने का और समझने का पर्पस पूरा होगा और उसका आपको बेनिफिट होगा। ठीक होगी बात? तो ऑल्दो वी कैन सी कि किस बच्चे ने देखी है वीडियो, किस बच्चे ने नहीं देखी, तो वो भी लॉग हमें मिल जाता है, देख लेता हूँ मैं लॉग को। तो लेकिन फिर भी उसमें, अब उसमें कुछ एक लिमिट में हम उसको असेस कर सकते हैं। बाकी वी वी ट्रस्ट ऑन यू, आप लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ मैं कि आप लोग बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे और ऑनेस्ट वे से अपना लेसन को देखेंगे। तो आज हमारा जो लेसन है, लास्ट टाइम हमने एक्चुअली हम बात कर रहे थे प्रोड्यूसर बिहेवियर की। प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात हमने की, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन देखी, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज देखी, उसमें फर्स्ट जो मिनिमाइजेशन ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट था उसको देखा, फैक्टर्स कौन कौन से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो देखे, और प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा और उसकी जो एक्सप्रेशन है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको डिफाइन किया। और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स थे उनके बारे में हमने लास्ट लेसन में पढ़ा। तो बाकी ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको भी हमने देखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। तो उसका जो एक एक्सप्रेशन है वो भी हमने स्टडी कर लिया। लास्ट लेसन में हम एक एग्जाम्पल पे मतलब एक एग्जाम्पल को फोकस हमने किया था, जिसमें मैं उसी एग्जाम्पल को लेके आगे चलता हूँ। तो उसमें दैट इज रिलेटेड टू, यू कैन से, यही प्रोडक्शन थ्योरी के रिलेटेड है। प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इसके उसी के रिलेटेड ये एग्जाम्पल है।
इस एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मोर बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। If a firm manufactures gold necklace chains in such a way that there are only two variable factors, labor, especially gold smith hours and gold wire। अच्छा, इसमें वेरिएबल फैक्टर्स जो बात कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो कि चेंज हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जब प्रोडक्शन की बात की जाती है तो उसमें वेरिएबल फैक्टर्स हैं, लेबर है और लेबर बेसिकली, लेबर जो है रॉ मटेरियल है, बेसिकली ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं बिकॉज लेबर लेबर कैन बी चेंज्ड, यानी कि जो वर्कर है वो चेंज हो सकता है। एक वर्कर नहीं अवेलेबल या छोड़ के चला गया तो उसकी जगह पे दूसरा वर्कर आ गया, और एक वर्कर की एफिशिएंसी थोड़ी कम है, दूसरे वर्कर की एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा है। तो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसकी बेस पे, एबिलिटी की बेस पे, लेबर की एबिलिटी की बेस पे उसको डिसाइड कर लेती है कि ये बंदा ज़्यादा एक्सपर्ट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, इसकी एबिलिटीज बेहतर है, ये थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है, तो वो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है उस लेबर वर्कर से जो थोड़ा कम एफिशिएंट है और थोड़ा स्लो है, उसकी जगह पे एक्टिव वाले को ले आया जाता है। तो लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरिएबल फैक्टर, मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक गोल्ड स्मिथ है और वो गोल्ड स्मिथ गोल्ड नेकलेस चेन्स बनाता है तो उसको, वो डेफिनेटली जब वो बनाता है तो उसकी लेबर है, लेबर उसकी, उसको टाइम चाहिए होता है। गोल्ड स्मिथ आवर्स का मतलब है कि टाइम, वो कितने टाइम लेगा उसको गोल्ड चेन को बनाने में। और गोल्ड वायर जो है वो, ऑफ कोर्स गोल्ड चेन जो है वो, नेकलेस जो है वो गोल्ड वायर से ही बनेगा। तो गोल्ड वायर जो है वो रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल जो है वो भी वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर मींस रॉ मटेरियल कैन वेरी, उसमें मटेरियल जो है थोड़ा क्वालिटी वेरिएशन हो सकती है, कम कैरेट्स का हो सकता है, ज्यादा कैरेट्स का हो सकता है। उसमें जो क्या कहना चाहिए, मिलावट जिसको कहते हैं, जो मेटल मिक्सिंग है गोल्ड के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू कैरेट्स, कैरेट्स कैरेट्स जैसे जैसे कैरेट्स डिक्रीज होते जाते हैं तो मेटल की जो उसमें मिक्सिंग है या मिलावट जो है वो मटेरियल की, वो धात की मिलावट जो है वो उतनी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कैरेट्स बढ़ते जाते हैं उतना मिलावट भी उसमें कम होती जाती है। तो दिस फैक्टर, दिस रॉ मटेरियल, इसमें वेरिएशन हो सकती है। ये मैं वेरिएशन ही आपको बता रहा हूँ कि कैरेट्स के अकॉर्डिंगली, कैरेट आगे जैसे जैसे बढ़ता है उस वैसे ही मिलावट कम होती है, और जैसे जैसे कैरेट्स कम होते हैं वैसे वैसे मिलावट ज्यादा होती है। तो ये दिस इज वेरिएशन इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में वेरिएशन हो सकती है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल ली जाए तो जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होता है, वो रॉ मटेरियल मार्केट में, वही रॉ मटेरियल डिफरेंट क्वालिटीज में अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज के नाम से अवेलेबल है। डिफरेंट कंपनीज उस रॉ मटेरियल को, फॉर एग्जांपल अगर हम थ्रेड की बात करें जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, थ्रेड यूज होता है जिससे कपड़ा बनता है, और कपड़ा बनाने के लिए जो थ्रेड्स है, जो एज ए रॉ मटेरियल, जो धागा है वो एज ए रॉ मटेरियल है, और धागे में भी डिफरेंट क्वालिटीज है, डिफरेंट उसके डिफरेंट साइजेस है, उसके डिफरेंट कलर्स हैं, उसके डिफरेंट, और सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस सेम क्वालिटी थ्रेड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई और अगर आप प्रोडक्ट भी ले लें, रॉ मटेरियल अगर लेना चाहते हैं तो वो भी मार्केट में डिफरेंट क्वालिटी में अवेलेबल है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसको
सप्लाई करती है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको स्प्रेड, सो दिस इज वेरिएबल फैक्टर, दिस इज वेरिएबल फैक्टर दी। इसके बाद आ जाती है बात, दी प्रोडक्शन फंक्शन फॉर सच अ फर्म will be y is equal to function of x1 x2 k, in which k is included simply as a reminder that the number of chain producible by x1 length of gold wire and x2 goldsmith hour depend on the amount of machinery and other fixed capital available. Actually जो k है, k हमारा fixed factor है, this is our fixed factor में जो k जो है ये फिक्स फैक्टर है। फिक्स फैक्टर मैंने आपको पहले भी लास्ट लेसन में बताया था, फिक्स फैक्टर वो होता है जो चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग बिल्डिंग के अंदर जो मशीन यूज हो रही है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, किसी जहाँ पे ये नेकलेस गोल्ड चेन्स बनती है, उस वर्कशॉप की बात अगर की जाए तो उसके अंदर उनके पास इक्विपमेंट है, मशीन्स है, बड़ी मशीन्स है, मशीन लगाई हुई है उन्होंने। तो वो मशीनरी जो है वो इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी, और वो मशीन जो है वो फिक्स कैपिटल है और फिक्स्ड उसकी फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर। पहले जो मैंने बात की थी वो वेरिएबल फैक्टर्स थे, अब ये फिक्स्ड फैक्टर है, जो मशीनरी उसके अंदर मौजूद है, जो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होगी, वो फिक्स्ड फैक्टर में आएगी मशीनरी। या और कोई जो इक्विपमेंट उसने यूज करना है उस गोल्ड स्मिथ ने, तो वो उसका फिक्स फैक्टर में आएगा, ठीक है, फिक्स फैक्टर में। तो के x1 जो है, x1 x2 x3 भी हो सकता है, सो ऑन एक्स एन तक चला जा सकता है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर वेरिएबल भी हो सकते हैं और बहुत सारे फिक्स फैक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ पे सर इसलिए दो फंक्शन, इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से बनाया है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 और k, इसलिए बनाया है बिकॉज इन दिस केस देयर इज टू वेरिएबल फैक्टर्स x1 x2। x1 जो है वो लेंथ ऑफ गोल्ड वायर, कितनी वायर यूज होगी उनको बनाने में, और x2 है कितना टाइम गोल्डस्मिथ लेगा उनको बनाने में, और के जो है वो फिक्स फैक्टर है, जिसमें मशीनरी जो उसने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, जो उसने ऑलरेडी परचेज करके इंस्टॉल की हुई है, वो उसका फिक्स फैक्टर में आएगा। सिंस देयर आर ओनली टू variable factors, this production function can be graphically portrayed in a figure known as isoquant diagram. आइसोक्वेंट डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसमें वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इन दिस ग्राफ। इफ आई जस्ट इसका थोड़ा साइज अगर मैं डिक्रीज करूं तो आपको पैरेलल में ये दिखा सकता हूं कि ये डायग्राम है, ठीक है, इस द डायग्राम हेयर, ये है डायग्राम, ठीक है। अच्छा, इसमें हम इसको ऐसे कर लेते हैं। इन दिस डायग्राम गोल्डस्मिथ आवर्स पर मंथ are plotted horizontally and the number of feet of gold wire used per month vertically। अब देखें, इसमें वो कह रहा है कि इस जो आइसोक्वेंट डायग्राम है उसमें, उस डायग्राम में डिफाइन किया गया है जो टाइम यूज होगा गोल्डस्मिथ का चेन को बनाने में, वो
हॉरिजेंटली उस ग्राफ में इस एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे उसने लेबर का जो टाइम इस्तेमाल होना है, लेबर का टाइम जो यूज होना है वो बताया है, कि कितना टाइम उसको लगेगा, कितना टाइम उसको लगेगा। Let me see. कितना टाइम उसको लगेगा उस नेकलेस चेन को बनाने में, वो उसने एक्स एक्सिस पे रखा है, और वाई एक्सिस पे उसने रखा है कि कितनी वायर यूज होगी, गोल्ड वायर कितनी यूज होगी, वो फीट्स में उसको मैयर कर रहा है कि इतने फीट्स गोल्ड वायर यूज होगी नेकलेस को बनाने में एक मंथ में। ठीक है, ये दोनों चीजें उसने डिफाइन कर दी। अब देखें ईच ऑफ द कर्व्ड लाइन कॉल्ड आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट, ये जो कर्व बने हुए हैं, ये जो कर्व बने हुए हैं, ये जैसे आपको डिक्रीजिंग कर्व आपको नजर आ रहा है, डिसेंडिंग कर्व आपको नजर आ रहे हैं, ये तीन कर्व बने हुए हैं, इनको आइसोक्वेंट कहते हैं। विल देन रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ नेकलेस चेन्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये शो कर रही है कि कितने नंबर ऑफ नेकलेस चेन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखें ना, 100 सबसे नीचे वाला जो है वो 100 चेन्स, 100 चेन्स प्रोड्यूस हुई। उससे आगे वाला जो है 200 चेन्स प्रोड्यूस हुई। उससे आगे वाला देखें 300 चेन्स प्रोड्यूस हुई। देखें, अगर टाइम बढ़ता जाएगा, लेबर वर्क बढ़ता जाएगा, लेबर का टाइम बढ़ता जाएगा, अगर गोल्ड स्मिथ ज्यादा टाइम देगा तो वो डेफिनेटली कम टाइम देगा, तो ये 100 चेन बनाएगा और कम मटेरियल में बनाएगा, कम जो है गोल्ड का जो है वो मटेरियल उससे बनाएगा। जैसे वो आगे लेबर को टाइम को बढ़ाएगा, 100 आवर्स करेगा, तो वो 900 फीट वायर को यूज करेगा और उससे क्या बनेगा, 200 नेकलेस बनेंगे। अगर इसको आवर्स को और बढ़ा देता है और इधर से डेफिनेटली जब इधर से ऊपर जाएगा तो इधर से भी मटेरियल, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, और जहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों लाइंस का, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो जाएगा वो पॉइंट, उस पे कर्व आ जाएगा। ओके, उस पे कर्व आ जाएगा। तो दैट विल रिप्रेजेंट आइसोक्वेंट, उसको कहेंगे, उस कर्व को आइसोक्वेंट कहेंगे। देखें, एक्स फॉर ग्राफ्स का तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होनी चाहिए ना, कि जब आप जहां जिस पॉइंट पे टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के साथ मिलेंगी, उस पॉइंट, दैट विल बी द पॉइंट, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसी पे कर्व ड्रॉ कर दिया। अगर थोड़ा कम टाइम पे होता, यानी कि 90 आवर्स लेबर यूज होती, तो फिर डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल की जो है वो अमाउंट भी कम ही होनी थी। और ये जो फर्स्ट वाला है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ करके आना था। तो फिर अगर इससे आगे जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 150 आवर्स पे चले जाते हैं, तो मटेरियल भी ऑफ कोर्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये थर्ड वाला यानी कि 300 आइसोक्वेंट, जो टॉप वाला आइसोक्वेंट बनना था, जिसमें जो शो कर रहा है कि जी 300 अगर 300 नेकलेस बनाने हैं तो उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए और डेफिनेटली मटेरियल भी आपका ज़्यादा यूज़ होगा। तो आइसोक्वेंट डायग्राम जो है वो आपको आपको दिखाती है प्रोडक्शन फंक्शन को। प्रोडक्शन फंक्शन आपको प्रोडक्शन फंक्शन शो करवाती है, और प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर वो आपको, जो प्रोडक्शन आपका फंक्शन है उसके अंदर आपके दो तरह के वेरिएबल्स हैं। दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक वेरिएबल फैक्टर है और दूसरा फिक्स फैक्टर है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, द डाटा displayed show that 100
goldsmith hours plus 900 feet of gold wire can produce 200 नेकलेस चेन्स। ठीक होगी। ये आइसोक्वेंट कौन सा है? ये आइसोक्वेंट है सेकंड वाला। इसको मैं कर देता हूँ, इसका एक कलर हम कर लेते हैं। बट देयर आर, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी मिडल वाले की। बट देयर आर अदर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल inputs that could also produce 200 necklace chains per month. If goldsmiths work more carefully and slowly, they can produce 200 chains from 850 feet of wire. But to produce of but to produce so many chains more will be required perhaps 130 hours। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं, इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। आई कैन चेंज द कलर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हम इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, अच्छे वाला कलर। चले ये कलर रख देते हैं। अब देखें, अब ये बात कर रहा है कि गोल्ड स्मिथ अगर केयरफुली उस रॉ मटेरियल को जो गोल्ड वायर है उसको अच्छे तरीके से एहतियात से अगर उसको यूज करता है, केयरफुली यूज करता है, तो वो 200 चेन्स बना सकता है। लेकिन कम मटेरियल यूज करके, कम वायर यूज करके वो 200 200 चेन्स ही वो बना सकता है, बट बाय यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। बट टू प्रोड्यूस सो मेनी चेन्स मोर, लेकिन उसको टाइम तो डेफिनेटली ज्यादा ही चाहिए होगा ना। देखें, अगर वो अपने मटेरियल को एहतियात से यूज करेगा, मटेरियल को केयरफुली इफेक्टिवली अपनी स्किल्स को यूज करते हुए वो कम मटेरियल को यूज करेगा, लेकिन वो उसको टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा ना, क्योंकि उसने थोड़ा एहतियात से करना है और उसने ज़रा स्लो करना है। उसने अपने मटेरियल को केयरफुली मैनेज करना है, जिसके लिए उसको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। अच्छा, आइसोक्वेट लेबल्ड 200 shows all all the combination of variable inputs that will just enough to produce 200 चेन। इसका मतलब ये है कि जो दरमियान वाला है, इसको हम उसी के साथ रिलेट कर लेते हैं जो हमने ऊपर बात की। The second two isocrates shown are interpreted similarly। ये वही चीज है जो मैंने आपको बता दी। It is obvious that many more the many more isoquants in principle a finite number could be drawn। ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे आप, जैसे जैसे वर्कर का टाइम बढ़ता जाएगा गोल्ड स्मिथ का, तो वो मटेरियल भी मटेरियल भी डेफिनेटली ज्यादा यूज होगा। तो वो इसी तरह से आइसोक्वेट ड्रॉ हो सकते हैं। देर इज नो लिमिट टू ड्रॉ आइसोक्वेट, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो this diagram is a graphical display of relationships expressed in production function। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेशनशिप को, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करती है ये डायग्राम। आइसोक्वेंट डायग्राम जो है ये प्रोडक्शन फंक्शन के प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करती है और रिलेशनशिप बताती है, डिफरेंट फैक्टर्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है। तो इससे आगे है marginal cost, marginal cost of production, marginal cost of production, this is very important concept। इसको मैं फिर वापस उसी जगह पे कर दूंगा। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपके ओवरव्यू के लिए, बेटर ओवरव्यू के लिए। तो marginal cost of production, MC, these are very important concept।
You should be very vigilant. You should be very attentive while listening these concepts. Marginal cost. The marginal cost of production measures the change in the total cost of a good. Marginal cost. The marginal cost of production measures the change in total cost of a good that arises from producing one additional unit of that good. Marginal cost. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर आप 100 आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं और उसकी कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1000 है, आप 100 आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो 1000 है फॉर एग्जांपल, या उसकी कॉस्ट जो है आप 100 जो है वो आप ऐसे समझ लें कि आप 10 आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं। आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और आप 10 आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं और हर आइटम की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है। ठीक है, हर आइटम की जो कॉस्ट है, जो आप मतलब जो कॉस्ट उस पे आ रही है उसको प्रोड्यूस करने की, तो वो 100 रुपीज है। ठीक है, 10 आइटम्स आप प्रोड्यूस करते हैं और उसकी हर आइटम की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। और 10 आइटम्स जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 1000 आती है। ठीक है, और आपने 10 आइटम्स प्रोड्यूस कर ली और उसको 1000 की कॉस्ट में आपने 10 आइटम्स प्रोड्यूस की। अब आपको एक आइटम और प्रोड्यूस करने की जरूरत है। आप आपको क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि आपने एक और उसी तरह की आइटम प्रोड्यूस करनी है। क्लाइंट कहता है कि मुझे 11 आइटम्स चाहिए, तो एक जो अलग से प्रोड्यूस होगी आइटम, उसकी जो कॉस्ट है, पहले की 1000 थी, पहले 10 की, एक की 100 ऐड होगी उस 1000 में, तो कितनी होगी? 1100 होगी। तो वो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कॉस्ट है जो एडिशनल आइटम की जो कॉस्ट है ना, वो मार्जिनल कॉस्ट। ठीक होगी बात? द मार्जिनल कॉस्ट, इसीलिए इसको कहा गया है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर्स द चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ अ गुड that arises from producing one additional unit of that good. गुड का मतलब जो है ना वो कोई चीज है। गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इसका सैनोनिम देखें, अगर आप इसका सैनोनिम अगर हम देखें इसका गूगल पे, google.com, इस पे हम अगर सैनोनिम्स ऑफ देखें, मीनिंग ऑफ गुड्स अगर हम देखें इस तरह से, तो मीनिंग ऑफ गुड्स का मतलब होता है थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। देखें ये बेसिक इसका मीनिंग ये है कि थिंग्स टू बी, ये देखें थिंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो थिंग्स जो है हमारे केस में वो हमारी प्रोडक्ट्स है या हमारी आइटम्स है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द मार्जिनल कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया हुआ है इन द टोटल कॉस्ट सी बाय चेंज इन क्वांटिटी क्यू से। ठीक है, क्यू से चेंज तो डेफिनेटली वही रिप्रेजेंट होगा बेसिकली। हाँ, चेंज एक्चुअली वही डेल्टा ही होगा। तो ये इक्वेशन उसकी जो है वो, या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो है एम सी इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट
divided by change in quantity. ठीक है? So the marginal cost is computed by dividing the change in the total cost by change in quantity. ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जो उसको एब्रीविएट कर दिया है, क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अच्छा, the purpose of analyzing marginal cost is to determine at what point an organization can achieve economies econom of scale to optimize production and overall operations. If the marginal cost of producing one additional unit is lower than per unit price, the producer has the potential of gaining potential to gain profit. तो ये very important. अगर if the marginal cost of producing one additional unit is lower than the per unit price, the producer have potential to gain. अच्छा, अगर marginal cost जैसे मैंने आपको 10 आइटम्स और फिर 11th आइटम बनाने की बात की, और जो 11th आइटम की जो कॉस्ट है वो एक्चुअली वो चेंज जो है उसकी, वो 10 से 11 में जाने की जो चेंज है, जो इसमें वेरिएशन है कॉस्ट में, वो मार्जिनल कॉस्ट है। वो तो अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उस आइटम की प्राइस से कम है, प्राइस जो मार्केट उसकी प्राइस होगी उससे अगर काफी कम है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट आपकी आ रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो खर्चा उस पे आ रहा है उसको प्रोड्यूस करने पे, वो उसकी एक्चुअल प्राइस से कम है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर जो है वो उसको प्रॉफिट हो रहा है, या डेफिनेटली ही और शी विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसको एक अच्छी अमाउंट में मुनाफा होगा, बिकॉज उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो उसकी प्राइस से कम है, तो उसको डेफिनेटली उसको बेनिफिट होगा। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, अब देख लें इसको, मैं यहाँ से बता दूँ। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग production may change as production capacity changes. Definitely, the marginal cost of production may change as production capacity change. Production capacity बहुत बड़ी टर्म है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी टर्म है। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो अ, जैसे कि नाम से जाहिर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हम कहेंगे कि प्रोड्यूस करने की उसकी एबिलिटी, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किसी प्रोडक्ट को या किसी आइटम को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, या उसकी जो क्या कहना चाहिए, उसकी जो उसका जो पोटेंशियल है, वो उसमें पोटेंशियल में उसके पास कितने रिसोर्स है, उसके पास कितनी मशीन्स है, उसके पास कितने इक्विपमेंट्स है, उसके पास कितनी लेबर है, उसके पास कितना रॉ मटेरियल है, उसके पास कितना कैपिटल है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें वेरिएबल फैक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें, फिक्स फैक्टर भी आ जाते हैं उसमें, कैपिटल भी आ जाता है उसमें, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली जब प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई चेंज आती है, अगर उसके उनके पास मशीन खराब हो जाती है, या मशीनें वर्क नहीं कर रही होती, या लेबर जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है, या वो वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनमें कोई हादसा हो जाता है, कोई जो एनर्जी क्राइसिस आ जाते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज कर देती है, कोई और बहुत मसाइल हो जाते हैं, लैंड का प्रॉब्लम आ जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, या कोई इंसिडेंट्स हो जाता है, तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो चेंज होगी, वो कम होगी डेफिनेटली। और जब वो कम होगी
तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी आइटम, उसी जिससे वो आइटम प्रोड्यूस की जा रही थी, मैं कॉमनली एग्जांपल देता हूँ टेक्सटाइल की, जिससे आपको ड्रेसेस मिलते हैं या ड्रेस आप, तो वो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उस ऑर्गेनाइजेशन की कम होगी, उससे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होगी किसी भी प्रोडक्ट को या आइटम को प्रोड्यूस करने की। इफ फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम 200 टू 201 यूनिट पर डे requires a small business to purchase additional equipment, then the marginal cost of production may be very high. अच्छा, अगर आप ऐसी आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस एग्जांपल में बताया है कि 200 आइटम्स आपने एक दिन में प्रोड्यूस करनी है, कोई ऐसी आइटम है या ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो आप 200 नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं एक डे में, एक स्मॉल बिजनेस में, ठीक है, और उस बिजनेस की कैपेसिटी ही 200 यूनिट्स है, यानी कि 200 आइटम्स ही वो स्पेसिफिकली प्रोड्यूस कर सकता है वो बिजनेस। उस बिजनेस के अंदर मशीनरी इस हिसाब की है या इस तरीके की है कि जिससे सिर्फ 200 उसकी कैपेसिटी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी आप समझ लें स्मॉल बिजनेस की है कि वो सिर्फ 200 ही प्रोड्यूस कर सकता है। अगर 201 आइटम्स उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए एक दिन में, तो उसको वो प्रोड्यूस करने के लिए एक नई मशीन लगानी पड़ेगी, ठीक है, एक नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी जस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट एक्स्ट्रा फ्रॉम द टारगेट, यानी कि 200 यूनिट से जब 201 यूनिट उसको बनाना पड़ेगा, तो 201 उस एक यूनिट के लिए या एक आइटम के लिए उसको एक नई मशीन या एक नया इक्विपमेंट उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा लगाने पे उसको एक नई मशीन या एक नया इक्विपमेंट परचेज करना पड़ता है, तो देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस आइटम की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत ज्यादा हाई है। समझ आ रही है बात की? एक स्मॉल बिजनेस में उस बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 200 आइटम्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इज 200 items per day. If that business is required to produce 201 units पर डे, इट मीन्स कि एक यूनिट एक्स्ट्रा उसको उस दिन के अंदर प्रोड्यूस करना हो, तो उसको वो एक्स्ट्रा आइटम प्रोड्यूस करने के लिए एक नई मशीन या एक नया इक्विपमेंट बाय करना पड़े, तो उस सूरत में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी, उस प्रोडक्ट की या आइटम की वो बहुत ज्यादा है। आपको समझ आई बात? ठीक है, एक ये एग्जांपल होगी, इसका मैं कलर ये कर देता हूँ, ठीक है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, इसके बरअकस, इन कंट्रास्ट, द एक्सपेंस माइट this expense might be significantly lower if the business is considering an increase from unit by existing equipment। इसके बरअकस अगर आप देखें, इसके बरअकस आप अगर देखें तो दिस कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं, कुछ ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनकी जो
जिनके पास एफिशिएंट इक्विपमेंट है या एफिशिएंट मशीनरी है, जिसमें कैपेसिटी है कि वो 150 आइटम्स प्रोड्यूस कर सके एक दिन के अंदर, और वो ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी लिमिट इतनी कम नहीं है। तो उस केस में जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो होगी। उस केस में मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो होगी। ठीक है, अगर उसके उसमें एबिलिटी है कि एक दिन के अंदर अपनी एक डिफाइंड लिमिट से ज़्यादा आइटम्स भी प्रोड्यूस कर सके, तो उसके मतलब उसको ज़रूरत नहीं है कि कोई और एक्स्ट्रा मशीन इंस्टॉल करे या कुछ और एक्स्ट्रा इंस्टॉल करे। तो वो उसी के अंदर मैनेज करते हुए वो एक्स्ट्रा आइटम्स भी प्रोड्यूस कर सकती है और उतने ही टाइम में प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसका मतलब है उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत कम है। अगर उसको एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्स्ट्रा मशीन की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बहुत हाई है। अगर वो अगर उसी मशीन को यूज करते हुए वो अपनी आइटम्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि ज्यादा आइटम्स को प्रोड्यूस कर लेती है, तो वो उसका आप कह लें कि उसकी वो सक्सेस है, या उसकी आप कह सकते हैं कि वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है। तो हमने इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने ये देखा कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें हम दो यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट वन वाला जो केस है उसमें एक स्मॉल बिजनेस है, उसके अंदर मशीनरी लगी हुई है जो प्रोड्यूस कर रही है 200 आइटम्स को पर डे, और उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही है, वो 200 आइटम्स पर डे ही प्रोड्यूस कर सकती है वो मशीन या वो इक्विपमेंट जो स्मॉल बिजनेस में है। अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा या एक आइटम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना उसको पड़ता है, तो उसका मतलब है कि वो उसको एक नई मशीन की ज़रूरत है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसी में मैनेज कर सके। तो इसका मतलब ये है कि उस उस प्रोडक्शन की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसकी प्रोडक्शन की मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर ऐसे ही ऐसा कोई बिजनेस स्मॉल बिजनेस है जिसके अंदर मशीन या इक्विपमेंट एग्जिस्ट करता है और उस मशीन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि वो 150 आइटम्स प्रोड्यूस कर सकती है, वो 200 भी प्रोड्यूस कर सकती है एक दिन में, तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज टू केसेस। ठीक है, एक केस मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई का बता दिया और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो का बता दिया। ठीक होगी बात। अब आ जाए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ऑलरेडी यू कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स में किस तरह से है, ये उसी की एक्सटेंशन है, उस पर जितनी कॉस्ट आती है, वेरिएबल फैक्टर्स पे जितनी कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो फिक्स्ड फैक्टर्स पे जो कॉस्ट आती है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब मैं आपको ये वही चीजें हैं, आई विल read it for you. It is the cost that changes in the proportion of it covers the cost of raw material and packing and other variable factors and other variable। पैकिंग भी कर लें, ये वेरिएबल है फैक्टर, उसकी जो कॉस्ट है, एंड लेबर, या ऐसे कर लें कि लेबर है, ईटीसी, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, तो हम इसको इस तरह से कर लें।
चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन आउटपुट। तो डेफिनेटली ये जो इसकी कॉस्ट है, वेरिएशन, वेरिएबल फैक्टर्स की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली अफेक्ट करती है प्रोडक्शन को या आउटपुट को अफेक्ट करती है। और ये जो एक्सपेंस होता है रॉ मटेरियल को बाय करने में, पैकिंग करने में, लेबर को वेजेस देने में, या जो है इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग में, या आपका जो है वो शिपमेंट में, या और मार्केटिंग में, या मतलब सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल फैक्टर्स की जो कॉस्ट है वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कैन इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा और कम हो सकती है बेस्ड ऑन कि कंपनी के पास कितना प्रोडक्शन ऑर्डर है। प्रोडक्शन ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा है, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर कम है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम है। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर जो है, फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर की जो कॉस्ट है वो हम फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। इट इज द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस और सोल्ड। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड फैक्टर में लैंड है या बिल्डिंग है या कोई मशीनरी है, इक्विपमेंट है जो एक दो परचेज हो चुका है, बड़ी मशीनरी परचेज हो चुकी है, बड़ा इक्विपमेंट परचेज हो चुका है, बिल्डिंग परचेज हो चुकी है, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, तो उस पे जो कॉस्ट आई है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो चेंज नहीं होगी। ऑर्डर अगर ज़्यादा आ जाता है या ऑर्डर कम आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है या कम प्रोड्यूस करना पड़ता है, इट डजेंट मैटर एक्चुअली। volume of production doesn't influence on fixed cost. Fixed costs are expenses that have to be paid by a company independent of any specific business activity. For instance, cost of machinery and a rent of a building plot could be fixed cost. ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स उसकी बता दी। ठीक है, अच्छा आगे एग्जाम्पल आपको, एक और एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग, एक दो एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको ना, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अच्छा एग्जाम्पल आप देखें, दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हैट मेकर की एग्जाम्पल है, जो एक एक स्मॉल बिजनेस है जिसमें हैट मेकिंग हो रही है, हैट मेकर है जो हैट बनाता है। Each hat produced requires several 75 cents of plastic and फैब्रिक। ठीक है, हैट में जो दो मटेरियल यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल हम इसको कहेंगे, प्लास्टिक है, फैब्रिक है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट है 0.75 सेंट। ठीक है, डॉलर्स की बात हो रही है। तो ये जो 0.75 है ये आपकी कॉस्ट है किन की, ये वेरिएबल फैक्टर्स है, दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स। इन वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट, variable cost. The hot hat factory also incurs 1000 of fixed cost per month। और इस फैक्ट्री की, हैट मेकिंग फैक्ट्री जो है, हैट फैक्ट्री, उसकी 1000 फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट $1000। इसका मतलब ये है कि मे बी उसने जो मशीन लगाई हुई है या उसने जो इक्विपमेंट अपनी अपनी फैक्ट्री में यूज किया है या उसने बिल्डिंग रेंट पे ली है, उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो
$1000 है फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ। दिस इज देयर फिक्स्ड कॉस्ट $1000। अच्छा, इफ यू इफ इफ यू नहीं होगा, इफ इट होगा। इफ इट मेक्स 500 हैट्स पर मंथ, 500 वो हैट एक महीने में बनाते हैं, उसकी फिक्स्ड, आप माइंड में रखें कि उसकी फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो 1000 है महीने की। और वो जो एक हैट बनाने में उनको जो प्लास्टिक और फैब्रिक यूज़ होता है वो 0.75 सेंट, यानी कि उसकी वेरिएबल, यानी कि वो मटेरियल यूज़ होता है और उसकी कॉस्ट एक हैट के लिए वो 0.75 है। और उन्होंने कितने हैड बनाने हैं? 500 हैड बनाना है, ठीक है। देन ईच हैड इनकर्ड टू $2 ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज देखें उसकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी उस कॉस्ट को डिवाइड कर दिया गया जितने हैड बनाने थे 500 के साथ। 500 हैड बनाने थे ना उसने, ऑर्डर था एक महीने के अंदर, और उसके साथ उसकी टोटल कॉस्ट भी थी उसके पास, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 1000 है। तो जब उसको डिवाइड किया गया टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो जो वैल्यू आई वो $2 ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आई, ठीक है। एक हैड को बनाने में जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है वो $2 है, ठीक है। आपको समझ आ रही? इन दिस सिंपल एग्जाम्पल द टोटल कॉस्ट पर हेड वुड बी 2.75, because $2 fixed cost per unit and 0.75 वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये देखें 75 सेंट फॉर प्लास्टिक एंड फैब्रिक जो यूज होना है, ये वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एक हैट की 0.75 कह लें आप ऑफ प्लास्टिक एंड फैब्रिक, ये आपकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट जो है एक मंथ की वो 1000 है। तो ऑर्डर कितना है? 500 हैट्स का है, तो वो 500 हैट्स जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को 500 हैट्स के साथ डिवाइड किया तो फिक्स कॉस्ट पता चल गई, $2 पर हैट, $2 पर हैट। इसको हम यहाँ पे ऐसे, फिर $2 ईच हैट incurs $2 of fixed cost। सिंपल एग्जांपल पर हेड वुड बी, जब वेरिएबल और फिक्स्ड को हमने एड अप कर लिया तो हमारे पास, यानी कि 75 सेंट को और $2 को, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट को जब हमने एड अप कर लिया तो हमारे पास $2.75 टोटल कॉस्ट आ गई एक हैट की, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल जो कि आपको बताती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से हम इसको मिक्सअप करते हैं। बेसिकली इसको ना यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ये जो है ना मार्जिनल कॉस्ट,
अच्छा जी, थोड़ा सा ना इसको अरेंज करने की ज़रूरत है, खैर वो करते हैं। अच्छा ये हो गया। अब दूसरी एग्जांपल देखें। अब इफ द हैट मेकर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड प्रोड्यूस 1000 हैट पर मंथ। अब वो प्रोड्यूस करता है 1000 हैट, एक महीने में उसने प्रोड्यूस करना है, यानी कि डबल। डबल ही हो गया ना। कितने करने थे? हाँ जी, डबल हो गया, 500 थे पहले, अब 1000 करेगा। अब 1000 ऐड करेगा तो उसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उसकी डेफिनेटली कम हो जाएगी। क्वांटिटी ज़्यादा है, 1000, उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन जो क्वांटिटी हैट्स की है वो इंक्रीज हो गई। जब 1000 डिवाइड हुआ तो वो $1 उसकी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो देखें, टोटल जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो 75 सेंट थी। अब फिक्स कॉस्ट जो है 1 है, तो उससे वो उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है, क्या हुआ? $1.75। पहले $2.75 थी, तो वो उससे उसकी कॉस्ट कम हो गई। तो इससे आप देख लें, इन दिस सिचुएशन increasing production volume causes marginal cost to go down। ठीक है ना, उसकी कॉस्ट डाउन आ गई ना, $2.75 से टू $1.75 तक चली गई, कम होगी, $1 कम हो गई। बिकॉज उसने प्रोडक्शन वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन वॉल्यूम उसका डबल हो गया, और प्रोडक्शन वॉल्यूम डबल होने से उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम हो गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So product cost refers to the cost incurred by the business from manufacturing a product or providing a service. Production costs can include a variety of expenses such as consumable manufacturing supplies। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सारा कुछ आता है, आपके जो वेरिएबल वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो सारा कुछ आता है। ठीक है। Marginal cost of production includes all the costs that vary with the level of production. For example, if a company needs to build entirely new factory in order to produce more goods, the cost of building the factory is the marginal cost. The amount of marginal vary according to the volume of the good being produced. अब इसमें इस एग्जाम्पल में एक फैक्ट्री पूरी एक फैक्ट्री को एक नया ब्लॉक बनाने की ज़रूरत होती है, या उसको अपनी प्रोडक्शन वॉल्यूम को मीट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाना पड़ता है। एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा ब्लॉक समझ लें या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यूनिट समझ लें, तो उस पे जितनी कॉस्ट आती है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट, उस उसकी मार्जिनल कॉस्ट। और डेफिनेटली मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड करेगी वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक दिस इज एनफ। नेक्स्ट टाइम हम दो चीज़ें और हैं वो हम इसकी कवर करेंगे, और ये प्रोडक्शन बिहेवियर जो है ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ऑनेस्टली आप प्लीज़ देखें, और फिर आगे इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। जब ऑन कैंपस होगी क्लास,
तो उसमें भी आप लोग जो आपकी कंफ्यूजन है वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आई थिंक इट शुड बी ओके। तो इसको आप गौर से देखें, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा बट आफ्टर नेक्स्ट लेसन। तो बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।